Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I am Vishali amongst you, and all of you who don't know me, I am 5 times recommended. I've cleared FCAT and CDS entries varied times, along with All India rank 26 in CDS to 2018. So, talking about yojana are very important when it comes to any examination that is UPSC governed. Okay, 100% there are chances that you will get 2 to 3 questions directly from yojana and 1 or 2 questions indirectly from any kind of yojana. Okay, so current अगर हम बात करें उसमें एक मेजर पोर्शन बनता है आपका योजना का apps that have been released, okay, and certain kind of portals. इस वीडियो के अंदर हम योजना कवर करेंगे होलिस्टिकली, लेकिन जो योजना कवर करेंगे दैट आर लॉट ऑफ योजनाज एज यू ऑल नो, बिकॉज हमारी मिनिस्ट्रीज रिलीज करती हैं योजनास, राइट? यूनियन गवर्नमेंट रिलीज करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करती है। और अगर हम इन्हें एडअप करें तो ऑलमोस्ट एवरी डे वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ योजनास दैट आर रिलीज बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ओके? But there are certain kind of yojanas that are important and very very specific to examination that come in UPSC. Okay, state government की जो है आ जाती हैं, लेकिन इसके बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस होते हैं, तो हम इनको अवॉइड करेंगे ताकि जो मेन चीज आती है हम उस पर फोकस रख सकें। ओके, यूनियन गवर्नमेंट की जो रीसेंट स्कीम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कोविड टाइम में कौन कौन सी रिलीज की गई हैं, ओके, एंड उसमें भी जो कि बहुत लोगों को इफेक्ट करती हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे देश में पुअर हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। तो उस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the kind of schemes that are affecting a lot of people, so always keep this in mind. Then there are certain ministries जिसकी important होती है। ऐसे तो ministries तो बहुत सारी हैं, ट्राइबल है, अर्बन अफेयर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग ministries हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन हर कुछ तो नहीं पूछा जाता, राइट? सो देर आर स्पेसिफिक एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम्स। Now there are varied YouTube channels. Even during my preparation, I seek towards, but I realized over a period of time that quality is lacking somewhere. Okay, so because they used to of course discuss certain kind of yojanas, but they never knew that kitna in depth jana hai kisi bhi yojana ke. Okay, because you are just giving us a one liner thing that is not going to help in the CDS exam, because they will ask you in depth about any particular yojana. तो अब कितना डेप्थ में जाना, बिकॉज अब हर चीज भी नहीं पढ़ सकते हम, राइट? तो कितना डेप्थ में जाना है उसका आई हैव टेकन लॉट ऑफ केयर। तो आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना मैंने बताया है, बिकॉज मैक्सिमम थिंग्स विल कम आउट ऑफ इट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। हमारा सबसे पहली चीज क्या होती है कभी भी हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट आवर आई शुड बी ऑन द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज दैट विल डायरेक्ट यू कि हमें कितना पढ़ना है, राइट? सो लेट अस सी योर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अगर पूछी गई है इस एग्जाम में, तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे रही होगी, या फिर कोई फ्लैगशिप स्कीम रही होगी। फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्टेन यूनियन या मिनिस्ट्रीज की, दैट हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स health insurance cover up to 5 lakh per family, so even the amount has been discussed. ओके, कैशलेस है या पेपरलेस है ये भी डिस्कस किया गया है। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड है कि नहीं है ये भी पूछा गया है, राइट? पैनल कौन से आपके हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं, प्राइवेट है या नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। नाउ यू जस्ट सी दैट यू नीड टू हैव इन डेप्थ एनालिसिस अबाउट इट। इट इज नॉट जस्ट कि आपको पता हो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम है। That is not going to work for you, because the question they've asked are in depth, and if you don't read it, it is of no use to you, right? सेकेंड स्कीम है, पूरा आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ फॉर्म में प्रोवाइडेड है, right? That if it is basically dependent upon the people who are of age near about, like, 60 plus, तो उनकी of course income जो है वो drop down हो जाती है, because they are not able to work, right? तो social security provide करना during old age कौन सी स्कीम है? तो मतलब दे आर आस्किंग यू इन डेप्थ क्वेश्चन। तो हमें इस चीज को दिमाग में रखते हुए जो भी पढ़ना इन डेप्थ पढ़ना है, don't skip anything that I am teaching you. Please make sure of it. This one video will be of great use to you during your examination. You'll literally thank me for that after coming out of exam. Okay.
Moving towards what has been in news on recent terms, so Ministry of Housing and Urban Affairs ने अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है अर्बन मिशंस की. ठीक है. Now urban missions क्या हैं? There have been these 3 flagship schemes that have been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, और ये of course pan India है, right? Because this has been given to everybody in the country, है ना. इट इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक स्कीम कि सिर्फ हिमाचल वालों को मिलेगी या फिर सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज पैन इंडिया. तो अब इसमें ये 3 स्कीम्स हैं. इस बार इसका 5 साल कंप्लीट हुए हैं, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब हम इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं कि क्या क्या है इस स्कीम के अंदर. सो द फर्स्ट वन बीइंग प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके, इसका मेन जो स्कीम का मेन है दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल. ठीक है. हाउसिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन द कंट्री, जो भी है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, कोई भी कंडीशन है, दे शुड हैव हाउस, राइट. सो पक्का हाउसेस हैज टू बी प्रोवाइडेड. इसका मतलब द पीपल हु हैव कच्चा हाउसेस, ठीक है, उनको डेमोलिश करके किस में कन्वर्ट करना, पक्का हाउस में. और जिनके पास है ही नहीं कोई, दे आर होमलेस, दे डोंट हैव एनी होम, दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद पक्का हाउसेस. ओके. और ये इसका एम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज अ मेन थिंग. इट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2020. अब एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स. तो ये जो 3 बेनिफिशरीज हैं जो इसके अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम अमृत भी बोलते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2020 में रिपोर्ट आई है दैट उड़ीसा हैज बैग्ड फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम. तो जो अमृत स्कीम इंप्लीमेंट हुई है उसमें उड़ीसा ने फर्स्ट प्लेस बैग किया है ऑल ओवर India. Okay, so it gets important. It can be one of the options in your scheme related question. Okay, now how many cities are there? 500 cities आपकी covered हैं और more than 60% of the population. आपको पता है आज की डेट में maximum people are not staying in rural areas. Rural areas में सिर्फ उनकी families रहती हैं. Maximum people have turned towards cities. Okay, because agriculture perspective लोगों का कम होता जा रहा है. They want to earn more and that's why they are shifting towards the cities. Okay, so ये just जितनी 500 cities हैं इसके अंदर आपकी 60% से ज्यादा population available है. Okay, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जितने लोग सिटीज के अंदर रह रहे हैं उनकी बेसिक एमिनिटीज जो हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो. दैट इज यूनिवर्सल वाटर सप्लाई. ओके, अभी जब ये स्कीम का पूरा 5 years का आया है, व्हाट हैज बीन देयर, इट हैज बीन रियलाइज दैट ये सबसे ज्यादा लैग डाउन कर रहा है. दिस हैज नॉट बीन गिवन प्रॉपर्ली, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इस स्कीम का. ओके, तो water supply, because yeah, that is a basic necessity, and if you're not giving that, that turns out to be of course a negative part. फिर improvement of sewage work and डेवलपमेंट मेन ध्यान इस पे दिया गया था इस स्कीम के अंदर. मतलब एक्चुअली देना इस पे चाहिए था, बट ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस एरिया में हुई है अकॉर्डिंग टू 5 years ऑफ एनालिसिस. सो दिव्यांग एंड जो चिल्ड्रन है उनके लिए ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना, बिकॉज सिटीज एज यू नो दे लैक अ लॉट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, तो उसको प्रोवाइड करना. देन इम्प्रूवमेंट इन ड्रेनेज. ओके, एंड जितने आपके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अच्छे से प्रोवाइड करना. तो दैट इज अ मेन थिंग. अब जो ये 500 सिटीज हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अपनी कंट्री की 60% पॉपुलेशन से ज्यादा इसमें इंक्लूडेड है, तो वो किस बेसिस पे नोटिफाई करी गई हैं? तो जो 500 सिटीज हैं वो कुछ इन 3 तरीके से सेलेक्ट करी गई हैं. ओके, तो जितनी भी सिटीज एंड टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और उनके पास नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज हैं according to census 211. Okay, so 211 census के according there were certain cities and towns जिनको notify किया गया था that they are the municipalities, और उनकी जो population थी वो 1 लाख से ऊपर थी. तो एक तो ये वाले आपके added हैं. इसके अलावा जो इसके अंदर नहीं आते लेकिन वो कैपिटल सिटी या कैपिटल या फिर टाउन्स है किसी स्टेट के या फिर यूटी है, ठीक है, लेकिन वो उनकी 1 लाख से ज्यादा आपकी है नहीं पॉपुलेशन, और वो म्युनिसिपैलिटी भी नहीं है, लेकिन अगर वो कैपिटल सिटीज हैं या फिर टाउन है किसी स्टेट के या फिर यूटी है, तो वो भी इसके अंडर कवर हो जाएंगी. ठीक है. और जो आपकी अभी रिसेंटली हृदय स्कीम रिलीज हुई थी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है, टेंशन नहीं लेनी अगर नहीं आती तो जो MOHUA ने हृदय जो स्कीम अपनी रिलीज करी है हेरिटेज सिटीज के अकॉर्डिंग, तो वो अगर सिटीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगी. ठीक है, इतना बेसिक समझ आ गया. ये आने के चांसेस हैं. उसके बाद 13 सिटीज एंड टाउन्स जो कि आपके जितने रिवर्स हैं, राइट, उसके मेन रिवर पे अगर वो पड़ते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो 75,000 से 1 लाख के बीच में है. ठीक है, नॉट मोर देन 1 लाख, नॉट लेस देन 75,000. तो 13 सिटीज ये इंक्लूडेड है. और 10 सिटीज जो कि हिल स्टेट्स,
आइलैंड या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एक स्टेट में से सिर्फ एक ही ऐसी सिटी चूज करी जाएगी, एक स्टेट में से 2 सिटीज ऐसी चूज नहीं की जा सकती। तो 10 सिटीज ये हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी 500 सिटीज चूज करी गई हैं। Please remember this, it is a little important. There are chances they may ask this type of question from you. The next one that we have is Smart Cities Mission. Okay, Smart Cities Mission का coverage कितना है? Total 100 cities. इसका काम क्या है कि जितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, उसको स्मार्ट बनाना, राइट? तो स्मार्ट सिटीज में मतलब जितनी भी स्मार्ट सिटीज होंगी उसमें सोलर एनर्जी यूज होगी, ठीक है? एटलीस्ट आपकी जो 10% एनर्जी है वो सोलर होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दी सिटीज। देन 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है? देयर आर ग्रीन बिल्डिंग्स का आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है, तो आप प्लीज उसे देखिएगा दैट व्हाट इज ग्रीन सिटी, लाइक ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं और एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो 10% एनर्जी है वो सोलर पावर से ही आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट वाटर, दैट इज 24/7 सप्लाई रहनी चाहिए, फ्री स्पेस रोड रहने चाहिए जो कि काफी सेफ है। अभी आपका जब कोविड वाला सिचुएशन था तो उसमें स्मार्ट सिटीज हैव एक्चुअली फेल्ड रियली बैडली इवन इन प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटी एटसेट्रा। तो काफी ज्यादा स्कीम को मतलब इट वाज इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन जिसको काफी इफेक्टिव नहीं बताया गया है। ओके, now let us look at this question. Which of the following cities was not included in the list of smart cities in India? मैं आपके सामने क्वेश्चन क्यों लेके आ रही हूँ? देखो, पहली बात, 100 सिटीज को एक साथ डिस्कस करना इट्स सो डिफिकल्ट, याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस चीज को, राइट? तो ऑफ कोर्स वो कुछ क्वेश्चन देते हैं तो हमेशा एनालिटिकली सोच के ही देते हैं कि या तो इनमें से कोई इंक्लूड करे या नहीं करे, ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर वो सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में रही होगी ड्यू टू द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो ऐसा कुछ रीजन रहा होगा कि वी हैव डिस्कस, दे हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सेकंड तरीका क्या होता है वो आपका देखना चाहते हैं दैट यू यूज योर ब्रेन और नॉट। जैसे हमने अमृत स्कीम है उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है? अगर सेम हमसे यूं पूछ लेते कि नॉट इंक्लूडेड इन अमृत स्कीम, ओके, तो आप एक बात बताएं, अमृत स्कीम के अकॉर्डिंग क्या था? हमें पता चल गई थी ना कौन कौन सी सिटीज है इंक्लूडेड, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, आई मीन टू से 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चीजें इंक्लूडेड थी कि दैट शुड बी लाइक कैपिटल रीजन जो है वो होना चाहिए, यूटी होनी चाहिए कोई, राइट? तो अब आप देखो इसमें से हम किस तरीके से, पीपल व्हाट दे डू इज कि ऐसे ही आंसर मार्क करके आते हैं कि ओके इसका तुक्का लगाएंगे, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, ठीक है? अब इसमें मैं कैसे लगाती है? ऑफ कोर्स मुझे पता है अमृत स्कीम जो है वो कैपिटल रिलेटेड है ना? उसमें कैपिटल जो है सिटीज वो इंक्लूडेड है। तो आप एक बात बताओ, ईटानगर हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स वो इंक्लूडेड होगा तो ये कैंसिल हो गया। कावरती हो सकता है? नहीं, दक्षद्वीप के अंदर है, राइट? ये भी नहीं हो सकता, उसकी कैपिटल है ये। तो अब देखो दो हमारे पास ऑप्शन बच गए। अब हम यहाँ पर इंटेलिजेंट गैसिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 50% चांस है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1/4 चांसेस थे कि हमारा आंसर सही होता अगर हम चारों में से तुक्का लगाते तो, ठीक है? इसमें भी कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से एनालिटिकली आप एनालाइज करो, अपने एनालिटिकली आंसर करो जब भी यूपीएससी का पेपर आता है। इसीलिए फुल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स अबाउट सीडीएस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो दिस इज द वे वी विल डील विद क्वेश्चन, और आगे भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम पीएम स्वानिधि भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ही है, और ये जो है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। ये क्या करती है, लोन देती है स्ट्रीट वेंडर्स को। अब इसमें क्या पूछा सकता है, स्ट्रीट वेंडर्स सोचते ही लोग सिर्फ सोचेंगे कि इट इज ओनली द पीपल हु एक्चुअली हैव दीज ठेला वालाज एंड हॉकर्स, ये जो होते हैं हु सेल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन रोड्स, सिर्फ वही इंक्लूडेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ओके? इसमें 50 लाख पीपल इंक्लूडेड है, और इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि बार्बर शॉप, कॉबलर, पान शॉप एंड योर लॉन्ड्री सर्विस। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू इट। तो प्लीज ध्यान देंगे कि इनके साथ साथ आपके सर्विस प्रोवाइडर्स भी इंक्लूडेड है, दे कैन आस्क दिस थिंग, ओके? अब इसके अंदर वो कर क्या रहे हैं आपके लिए, दे आर गिविंग यू 10,000, ओके? सो एनीबडी हु इज अ वेंडर, उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और मंथली इंस्टॉलमेंट में वो 1 साल के अंदर अंदर उसे वापस कर सकते हैं। अब क्या होता है, यूजुअली वी हैव टू कीप एनीथिंग इन द बैंक, ठीक है? हम गिरवी रखते हैं कुछ, उसके बेसिस पे हमें लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट अपना एक खुद से इनिशिएटिव ले रही है कि ओके, इफ दे टर्न आउट टू बी पीपल हु डजंट गिव द मनी बैक, और ये आपको एक नॉन एनपीए आपके लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इट्स ओके, वी विल पे रीपे, ठीक है? ऐसा कुछ उन्होंने इनिशिएटिव ले रखा है। तो दे आर गिविंग द लोन्स टू देम, एंड इट इज ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, उन्हें वापस कर सकते हैं। अब
इसको जो है सिडबी जो है मेंटेन करेगा सारी चीजों को। तो एक पोर्टल है जिसका नाम है पीएम स्वानिधि पोर्टल, ये एडमिनिस्टर करेगा इस स्कीम को एंड टू एंड सोल्यूशन तक। ठीक है, तो इस स्कीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर है? पीएम स्वानिधि पोर्टल के अंदर। अब एक और चीज है उद्यमी पोर्टल, प्लीज याद रखना पोर्टल्स बहुत जरूरी है। ओके, तो एक है अपना उद्यमी मित्र पोर्टल, सिडबी का ही है। इसका क्या काम है कि कोई भी क्रेडिट मैनेजमेंट इस स्कीम से रिलेटेड, जो आपका पीएम स्वानिधि है, इससे रिलेटेड अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात है एंड टू एंड सोल्यूशन, तो वो है पीएम स्वानिधि पोर्टल। अगर कोई आपकी क्रेडिट मैनेजमेंट की बात है तो आएगा उद्यमी पोर्टल। और पैसा पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही है, वो किसको मेंटेन करेगा? कोई भी सब्सिडी। अब देखो सब्सिडी क्या है कि इंटरेस्ट बेस्ड सब्सिडी, जैसे कि अगर उन्होंने 10,000 रुपए लिए हैं, उस पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई वो भी लगेगा ना कि बिकॉज यू टेक लोन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, कि आपने इतना परसेंट इंटरेस्ट पे किया। तो ये जो इंटरेस्ट वाला काम है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा। और ये कौन मेंटेन करेगा? पैसा पोर्टल की जो सब्सिडी है ये डायरेक्टली दे दी जाए, उनको सिर्फ ये 10,000 रुपए वापस करने हैं। जो इसका इंटरेस्ट है ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इट इज अ सब्सिडी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इस पर्टिकुलर पैसा पोर्टल को मेंटेन करेगी, जिसका काम है सब्सिडी को ऑटोमेटिकली एडमिनिस्टर करना, इंटरेस्ट फ्री कर देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव विद अस इज पोषण अभियान। जो पोषण अभियान है ये एक स्कीम है जो कि अब देखो ये क्यों पूछी गई होगी, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो आपकी रही होगी ये न्यूज के अंदर, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 2018 में रिलीज करी थी, लेकिन 2020 में ये रही है न्यूज में, और मैं बताऊंगी कहां पर रही है। ठीक है, तो इस स्कीम का क्या काम है? होलिस्टिक डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मेन काम है इसका न्यूट्रिशन। किस किस को? अब देखो सिर्फ 3 कैटेगरी इन्वॉल्व है, प्रेग्नेंट वुमेन, मदर और चिल्ड्रन। अगर इसके अंदर वो पूछे कि ओल्ड पीपल भी ऐड कर दिया उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो स्टेटमेंट सही होगी? नहीं, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी राइट। ओके, सो प्रेग्नेंट वुमेन, मदर, चिल्ड्रन, दे विल बी इंक्लूडेड। और इसका काम है कि वो इंश्योर करे कि माल न्यूट्रिशन जो है वो इफेक्ट ना करे चिल्ड्रन जो है उनकी डेवलपमेंट को। ठीक है, डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ मेंटल, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ, दोनों चीजों को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या काम है? देखो अब इसमें स्टंटिंग, स्टंटिंग इन द सेंस मतलब ग्रोथ को रोक देना। ग्रोथ कोई भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है आपकी, फिजिकल भी। सो स्टंटिंग ऑफ मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल ग्रोथ। अब देखो अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट को 2% से नीचे लाना है। मतलब अगर आज की डेट में 9% किड्स आर बोर्न विद अंडर न्यूट्रिशन एंड दे हैव लो बर्थ वेट, तो उसको क्या करना है? 9 से 2% से नीचे लाना है हमें। ठीक है, तो इट शुड गो डाउन बाय ऑलमोस्ट 7%। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। इसी तरीके से अगर आज की डेट में अनीमिक 8% है, विमेन एंड चिल्ड्रन एंड एवरीबडी जो भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रेग्नेंट वुमेन, मदर एंड चिल्ड्रन, उनमें से अगर 8% है तो उसको हमें कहाँ लाना है? 3% से नीचे लेके आना है। ठीक है, इसका मेन एम ये है। और इसका काम है कि एक जो स्टंटिंग है उसको 38.4% टोटल जो है उससे 25% तक लेके आना। कौन से ईयर तक? 2022 तक। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। अगर जो आपका बर्थ वेट है उसको, अगर बर्थ वेट लो है या फिर कोई अंडर न्यूट्रिशन है उसको 2% से नीचे लाना है। अनीमिक अगर विमेन आर देयर एंड चिल्ड्रन आर देयर तो उनको हमें 3% से नीचे लाना है। और इसी तरीके से अगर स्टंटिंग है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसको 38.4% से हमें 25% से नीचे लाना है बाय द ईयर ऑफ 2022। ठीक है, अब इसमें एक और उन्होंने की इनिशिएटिव लिया, दैट इज देयर इंसेंटिवाइज द आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स को उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है, उनको एक टेक्नोलॉजिकली आईसीटी बेस्ड टूल प्रोवाइड करा है जिसकी हेल्प से वो इंप्लीमेंट कर सके स्कीम को ज्यादा बेटर तरीके से और मॉनिटर भी कर सके, ताकि वो परसेंटेज इजीली निकाल सके क्या वो चीज नीचे जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज में रहा है? इस रीजन की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक लोन डील साइन करी है, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, पोषण अभियान के लिए उन्होंने कितने पैसे लिए हैं? $200 मिलियन उन्होंने लिए हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हमारा आता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये एक बहुत ही बड़ी एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क कैंपेन है। अब ये किस लिए हुआ है? बिकॉज कोविड-19 के अंदर वी नो दैट लॉट ऑफ पीपल हु आर माइग्रेंट लेबर्स, दे हैव रिटर्न्ड बैक टू देयर ओन cities or maybe own rural setup या फिर own villages, different states, right? तो अब क्या कंडीशन हो गई है? दैट दे डोंट हैव वर्क।
तो इसमें क्या है कि एक साल के अंदर 125 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, ये इस कैंपेन के अंदर कवर्ड है। ये 116 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जो कि 6 स्टेट के लिए। अब देखो 6 स्टेट्स, प्लीज रिमेंबर देम पर्टिकुलरली। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने देखा स्मार्ट सिटीज में आया हुआ है ना क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसमें भी आ सकता है। तो अब देखो स्टेट को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि ये सिर्फ नदर्न स्टेट्स है। ध्यान दो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना ही सदर्न स्टेट्स इन्वॉल्व है। नॉर्थ में भी कौन से जो थोड़े से कंपेरेटिवली गरीब है स्टेट्स वो इन्वॉल्व है, जैसे कि बिहार आपका है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है, राजस्थान इज देयर एंड यूपी इज देयर। तो टोटल 6 स्टेट है, आप इनको याद रखेंगे। अगर इसमें कोई भी स्टेट हो आपका नॉर्थ ईस्ट का तो नहीं होगा, साउथ का होगा वो नहीं होगा, तो यही आपके मेन स्टेट्स हैं। इट विल हैव 25 टाइप ऑफ पब्लिक वर्क। तो इसमें एक्चुअली पब्लिक वर्क प्रोवाइड है, जैसे कि ये स्कीम्स होती हैं, राइट, उसमें काम करने के लिए टेंडर दे दिया जाता है और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो वो जो वर्कर्स होंगे वो इसी के अंडर इन्वॉल्व हो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंडर, वो उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, ताकि इस कैंपेन को और डेवलप किया जा सके। तो पब्लिक वर्क कौन कौन से, जैसे कि रूरल हाउसिंग फॉर द पुअर, ये अपना अभी हमने अर्बन मिशन डिस्कस किया है, उसी का एक पार्ट है, राइट। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जल जीवन मिशन, देखो जल जीवन मिशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे भी ध्यान देना, एक बार थोड़ा से सर्च कर लेना, ओके। उसके बाद पंचायत भवन बनाना, कम्युनिटी टॉयलेट्स। अब कम्युनिटी टॉयलेट्स ओडीएफ एक स्कीम में इन्वॉल्व है, प्लीज कौन सी स्कीम है ये बताएंगे आप मुझे, आप, ठीक है। ये एक स्कीम है, बहुत काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, एसएसबीज में भी पूछी जाती है, स्वच्छ भारत, इफ यू रिमेंबर अ लिटिल, वही स्कीम है, ठीक है। उसके बाद रूरल मंडीज, रूरल रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कैटल शेड, आंगनवाड़ी भवन। तो ये जो पब्लिक वर्क्स है इसके अंदर ये जो अपना गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्लीज पिछले वाले से कंफ्यूज नहीं करना, वो क्या है, गरीब कल्याण रोजगार, ठीक है। रोजगार मतलब रोज उनके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पैसा कमाने की, रोजगार, ठीक है। और ये क्या है अपना गरीब कल्याण योजना, ठीक है। ये भी सेंट्रल स्कीम है। इसका क्या काम है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, जो कि पेंडेमिक सिचुएशन में पुअर सेक्शन पे है उसको कम करना। इसके अंदर क्या है, इस स्कीम के अंदर प्लीज ध्यान दो, 5 kg फ्री व्हीट राइस, दोनों में से कोई भी एक चीज दी जाएगी, ठीक है। और 1 kg होल चना, बिकॉज ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ये भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्कीम है एक्सटेंड कर दी गई है नवंबर 2020 तक, मतलब जब से स्टार्ट हुई है तो नवंबर 2020 तक ये चीज दी जाएगी। और इसमें ऑलमोस्ट 80 करोड़ पीपल आर इन्वॉल्व, प्लीज ध्यान देना, ओके। और जो अलॉटेड अमाउंट है वो है ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ इस स्कीम के अंदर। Now the next one is राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये यूनियन गवर्नमेंट ने अभी फिर से रिवैम्प फॉर्म में इंट्रोड्यूस की है। अगर हम पहले की बात करते हैं, ये 2007 में इंट्रोड्यूस की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Now again for 3 years, okay, that is 2017 to 18, then 18 to 19 and 19 to 20, okay, these are total 3 years। इसको रिवैम्प फॉर्म में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है इन अ फॉर्म दैट अगर हम आर के दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और रफ्तार की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, दैट इज remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation, okay। अब इसका जो मेन फोकस है वो किस तरफ है, पहली बात स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना, ताकि वो अपनी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट के पास फंड्स है उसको किस तरफ डायरेक्ट कर सके, एग्रीकल्चर की तरफ और एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर्स क्या क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरीज एक्सेट्रा, ये सब भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, ओके। तो इन सब में भी एड अप करना, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, इसका जो मेन एजेंडा है, दैट इज मेन फोकस जो है, दैट इज प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्वेस्टिंग से पहले का और उसके बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है एज अ फार्मर, उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ व्हाट, promotion of agriculture entrepreneurship and innovations, ठीक है। We see in our country that maximum amount of people are shifting towards service based job, and they're leaving agriculture because they consider कि इसमें इतना ज्यादा money है नहीं, whatever they earn it's very very less to sustain a family। तो अब लोग बाग अलग अलग तरीकों से, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, और भी चीजें यूज करके काफी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसी वजह से एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप ये इसका एक मेन एजेंडा है जो आपकी रफ्तार स्कीम है, ओके। अब इसमें जो हमने बात करी है प्री एंड पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
प्लीज आप, ये इतना ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी ऐड किया है, तो एक बार प्लीज देख लेना आप स्लाइड को स्टॉप करके, आपको बेसिक चीजें समझ आई जाएगी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें इन्होंने बोला है कि 2 महीने के लिए आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, इसका मतलब 20,000 रुपीज पर मंथ हो गया आपका, राइट। Then when we talk about the second one, that is seed stage funding, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट वो 25 लाख तक का ग्रांट दे सकते हैं, ओके, उसकी फंडिंग कर सकते हैं। और जो आइडिया या फिर प्री सीड स्टेज फंडिंग है, ठीक है, मतलब सीड जो है उससे पहले वाली जो अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज तक फंडिंग दे सकते हैं। तो प्लीज एक बार इसके कंपोनेंट्स कर लेना, जो मेजर चीज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर, ओके। द नेक्स्ट वन इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो है ये एक कंप्लीट पैकेज रिलीज किया है, एंड इसको बेसिकली इसलिए रिलीज किया गया है कि ये हर चीज को टारगेट कर सके। इसके नीचे खुद बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो कि टारगेट करती है माइग्रेंट लेबर्स को, एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है, फार्मिंग सेक्टर को, हर चीज को वो टारगेट करने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, ओके। सो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया जो कि ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का है, ओके, एंड दिस इज almost equivalent to our 10% of India's GDP. So it's a very very big amount. And ये जो पैकेज, जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया गया है, इसका काम क्या है, इसका मेन एजेंडा जो है दैट इज कि हमें अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है। कोई भी टफ कंपटीशन हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सप्लाई चेन बेसिस पर हो, या फिर हमारे खुद के जो कंट्रीमैन है, वेदर दे आर पुअर, दे आर लेबरर्स और दे आर माइग्रेंट्स, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड सिचुएशन की वजह से, ओके। तो उनको हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, हमें अपना देश आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम किसी और के ऊपर रिलाय ना करें फॉर एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, जो अपनी पीपीई किट्स थी, ठीक है, हमारे पास इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी, ना ही हम लोगों ने बनाई है इनिशियल टाइम में, वी वर importing it. Later in the stages we started manufacturing our own things. So India has to become manufacturing hub. That is the main agenda of this particular scheme. Now फर्स्ट इंटरिम मेजर्स, जैसे कि जो स्टार्टिंग के मेजर्स जो लिए गए हैं स्कीम के अंडर, वो है एक तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन और एक है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कैसे किया जाता है, ये बैंकिंग सेक्टर के थ्रू किया जाता है, ओके, कि लोन्स वगैरह जो है उनको कम कर देना, मतलब द रेट, इंटरेस्ट रेट होता है उसको कम कर देना ताकि ज्यादा लोग ले सके लोन्स, ठीक है। देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स बाय विच इट अकर्स, इट्स नॉट ओनली वन थिंग। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हाउ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इज डन। उसके बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो अमाउंट है वो बैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑफ द माइग्रेंट्स में बी और मे बी सम फार्मर्स, तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, दे गेट सम अमाउंट और वो उसे खर्च कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू मार्केट में पैसा जनरेट होना शुरू हो जाता है, लोग अपना पैसे का लेन देन शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे कि आप एक पुश देते हो इकोनॉमी को। अब इसके अंडर बहुत सारी नई नई चीजें डाली गई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो इसके 5 पिलर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के, वो रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट टू सी हाउ डेवलप्ड वन कंट्री इज, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी के ऊपर काम करना और डिमांड के ऊपर काम करना, ये इसके 5 पिलर रहे हैं। और इसके 5 फेजेस रहे हैं, 5 फेजेस में अलग अलग अमाउंट पे और अलग अलग सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। जैसे फर्स्ट फेज के अंदर मेन जो सेक्टर था दैट वाज एमएसएमई। जो सेकंड रहा है वो माइग्रेंट्स पे मेजर रहा है, ठीक है, पुअर माइग्रेंट या आपके जो फार्मर्स हैं। थर्ड आपका एग्रीकल्चर पे रहा है। उसके बाद हमारी बात रही है हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, बिकॉज एज यू कैन सी इकोनॉमी इज इन सच बैड शेप दैट हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है ना। तो उसके बारे में, उसके बाद गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स ला सकती है जिससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सके। सो दीज हैव बीन द 5 फेजेस, और इसमें अलग अलग अमाउंट खर्च किया गया है। आउट ऑफ दिस होल 20 लाख करोड़, ठीक है, तो ये इक्वली इस पर्टिकुलर पार्ट पे डिवाइड कर गए हैं, नॉट इक्वली इन द सेंस, मतलब कुछ कुछ अमाउंट दिया गया है हर एक फेज को, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस माइग्रेंट वर्कर्स, ओके। ये सबसे मेजर पार्ट है इसका, बिकॉज हमारी कंट्री में अभी जो मेजर इशू था दैट वाज विद माइग्रेंट वर्कर्स, ओके। इसकी जो 3 पार्ट्स हैं आप इसको अच्छी तरह याद रखोगे, और एज यू मस्ट हैव सीन, ये में हमने एक दो स्कीम्स भी हैं जो पीछे डिस्कस करी है माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक तो अपना वेंडर्स वाला ही था स्कीम, राइट, जो वेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी स्कीम रही है, तो उसके वो भी इसके अंडर आता है। जैसे कि वन नेशन वन कार्ड,
वन नेशन वन कार्ड जो है ये क्या करता है एक्चुअली, द थिंग इज दैट हमारा जो राशन सिस्टम है, हम एज यू नो दैट बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उनको कुछ राशन दिया जाता है, राइट? तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू एरियाज। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड अगर दिल्ली का है तो वहीं चलेगा, राशन कार्ड अगर हरियाणा का है तो वहीं चलेगा। तो अब इससे क्या होता है दैट इफ पीपल मूव, फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम बिहार कम टू वर्क समवेयर, ओके, इन समवेयर इन द सिटी, नाउ दे हैव टू अगेन अरेंज सम राशन कार्ड एंड अकॉर्डिंगली डू इट, राइट? एंड दैट डजंट वर्क एक स्टेट का दूसरे में। तो अब क्या किया गया है दैट वन नेशन वन कार्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट करी है। इसके अंदर क्या है कि आप चाहे कहीं से भी हो तो इसमें एक इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। आप बिहार से आए हैं दिल्ली में, आप दिल्ली से गए हैं हरियाणा, हरियाणा से आप गए हैं हिमाचल प्रदेश, इट डजेंट मैटर, यू कैन यूज योर राशन कार्ड एनीवेयर। तो इसका काम है कंप्लीट फुल ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। ये जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं इनमें ऑटोमेशन आ जाना कि बाय मार्च 2021 आप जितने भी कार्ड्स हैं उन्हें कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज आर वन नेशन कार्ड। उसके बाद इसमें पहली बात ये आती है कि कितने लोग कवर्ड हैं। 67 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इसके अंदर, दैट इज आउट ऑफ 23 स्टेट्स विच इज ऑलमोस्ट 83% ऑफ योर पॉपुलेशन, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के अंडर आती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स। इसमें क्या किया गया है कि 5 kg ऑफ ग्रेन, देखो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, प्लीज रिमेंबर इसकी कौन सी स्कीम थी, आप मुझे ये बताएंगे विच स्कीम इट इज। 5 kg जो आपकी ग्रेन्स है पर पर्सन दी जाएंगी, और 1 kg जो चना है वो पर फैमिली आपको दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है? 5 kg ग्रेन पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली पर मंथ दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग हैं एक फैमिली में तो उनके पास 5 4 20 kg तो आपका आएगा ग्रेन्स, और लेकिन जो चना होगा दैट विल बी, देखो पर फैमिली है ये, ओके, तो 1 kg ही दिया जाएगा पर फैमिली। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पर मंथ है अपना। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसको ARHC बोला जाता है। ये माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर के लिए है। तो अंडर आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये उसके अंडर आता है, ठीक है? तो इसका मेन काम क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट फंडेड हाउसेज हैं सिटीज के अंदर उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ARHC में कन्वर्ट करना है, लोगों को प्रोवाइड कराना है ताकि वो वहां पर रह सके व्हेन इट कम्स टू अर्बन एरियाज जहां पर पुअर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड मनी एंड लिव, ओके? द नेक्स्ट ईयर इज MG नरेगा। MG नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 के अंदर रिलीज किया गया था फॉर द रूरल पॉपुलेशन हु लिव इन द रूरल एरियाज सो दैट दे गेट प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। नाउ पीपल फ्रॉम सिटीज आर मूविंग बैक टूवर्ड्स द रूरल एरियाज बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी टू सस्टेन इन अ सिटी। तो ऐसे डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए 40,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं, ओके? उसके बाद देयर हैज बीन दिस कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट फॉर द फार्मर्स। इसके अंदर 2.5 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो टारगेट किए गए हैं और उनको कंसेशन प्रोवाइड किया है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है? 2.5 करोड़ फार्मर्स को 2 लाख करोड़ रुपीस का कंसेशन क्रेडिट वर्थ प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आपको पता है दैट अगर हम नदर्न एरियाज की बात करें वहां पर इतना फिशिंग का क्रेज नहीं है, ठीक है? उतना फिशरी डेवलप्ड नहीं है, लेकिन when we move towards the southern area, of course we can do by providing this to the agricultural lands that are present in the northern areas। लेकिन what about the southern states? यहाँ पर maximum population fishing पे dependent है, ठीक है? marine agriculture के ऊपर dependent है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, they have also launched this स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंदर क्या है, दिस इज इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है? इंटीग्रेटेड इन द सेंस दैट मरीन एंड जो आपका इनलैंड फिशरीज है, इनलैंड फिशरीज क्या होता है, इट मरीन इज लाइक इन ओशन सी वगैरह के अंदर जो होता है, लेकिन अगर हम अंदर कहीं रिवर्स के अंदर या फिर दे मेक सम पॉन्ड्स एंड उसके अंदर ब्रीडिंग करते हैं फिश की, दैट इज इनलैंड फिशरीज। तो इसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात हुई है। तो इसके लिए 11,000 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेंड किए जाएंगे मरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए, और जो आपका एक्वाकल्चर है उसके लिए, और 9,000 करोड़ रुपीस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मींस दैट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू ब्रीड दोस फिशेस इन लैंड, ओके, दैट इज अ थिंग व्हिच विल बी कवर्ड अंडर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके जो
11,000 crore rupees होंगे that will be spent on the activities that are marine, inland fisheries, आपका aquaculture, और 9,000 इसका infrastructure develop करने के लिए यूज किए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारी एमएसएमईज आती हैं। अभी एमएसएमईज की इस साल डेफिनेशन चेंज हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, दैट इज दिस। अब हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, किसका, वेपन्स का, और जो भी डिफेंस रिलेटेड आइटम्स हैं। अब हमने क्या किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने 49% से डायरेक्टली 74% पे इंक्रीज कर दिया। इससे क्या होगा, देयर विल बी अ बूस्ट इन प्रोडक्शन। जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसमें प्रोडक्शन बूस्ट होगी, और ये इंडिया की जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री के ऊपर उसको कम कर देगा। ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के अंडर है, प्लीज याद रखना, ओके। अब हम एक बार एमएसएमई डिस्कस कर लेते हैं। So in 2020, the definition of MSME has been changed. MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprise Development Act के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है, इसी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज अमेंडमेंट्स, द डेफिनेशन जो है आपकी एमएसएमई की वो चेंज हो जाएगी, और वो किस बेसिस पे की गई है, एक्चुअली इट हैज बीन चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट। ये आपकी पुराने वाली इन्वेस्टमेंट लिमिट है और ये आपकी नई वाली है। पहले अगर 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती थी उसको हम बोलते थे माइक्रो एंटरप्राइज, लेकिन अब अगर 1 करोड़ तक है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। पहले 5 करोड़ तक होती थी तो उसको हम बोलते थे स्मॉल एंटरप्राइज, लेकिन अब 10 करोड़ में कन्वर्ट कर दी गई है। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइज जो पहले 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती थी, अब वो 20 करोड़ कर दी गई है। तो सिंपल सा एक मीनिंग है दैट आज की डेट में अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है 1 करोड़ तक की, दैट विल बी नेम्ड एज माइक्रो एंटरप्राइज। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज, और 10 करोड़ से ऊपर, दैट इज 10 to 20 करोड़, इट विल बी नेम्ड एज अ मीडियम एंटरप्राइज। और अगर हम इसकी टर्नओवर की बात करते हैं तो 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली माइक्रो एंटरप्राइज होगी, 50 करोड़ तक की स्मॉल एंटरप्राइज होगी, और आपकी 100 करोड़ तक की मीडियम एंटरप्राइज होगी, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट लिमिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाली जो एमएसएमईज होती थी उनकी अलग अलग होती थी, ठीक है। अब तो जैसे सिंगल कर दिया है, 1 करोड़ तक है तो इट इज योर माइक्रो एंटरप्राइज। पहले क्या होता था कि अगर वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली है तो उसकी लिमिट अलग होगी, और आपकी जो सर्विस वाली है उसकी जो लिमिट है दैट विल बी डिफरेंट। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, दैट द करंट जो डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, ये रिमूव कर दिया गया है। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस कैन कम एज इट इज इन द सीडीएस एग्जामिनेशन, तो प्लीज आप इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो, आपको एमएसएमई सेक्टर समझ आ गया कि क्या है, राइट। तो अब 3 लाख करोड़ का जो पैसा है दैट हैज बीन गिवन टू एमएसएमई सेक्टर, इसकी डेवलपमेंट के लिए दिया गया है कि अब इनको कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे ना। व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल इज, जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आप पहले कुछ गिरवी रखते हैं, जब जाके आपको पैसा दिया जाता है बैंक के थ्रू। लेकिन अब क्या किया गया कि इनको कोलेटरल नहीं देना, और इसकी जिम्मेदारी कि ये एनपीए में कन्वर्ट ना हो। व्हाट इज एनपीए? की नॉन प्रॉफिट एसेट्स जो होते हैं, मतलब उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, जैसे नीरव मोदी है, पैसा वापस नहीं किया। तो अगर ऐसी कन्वर्जन होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है दैट हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, कि वो देखेंगे अब इसका क्या करना है। गेटिंग इट? तो ये अपना आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है ये है, इसमें सब कुछ बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो प्लीज आप इसे ध्यान रखना किस किस चीज को इसने कवर किया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना अभी अभी हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी डिस्कस करी है, राइट। इसका जो मेन काम था दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। इसमें कितने 20 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2021 फिस्कल ईयर टू 2024 फिस्कल ईयर, दैट इज टोटल 5 ईयर्स दिए गए हैं ताकि ये इंप्लीमेंट हो सके आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों के अंदर, ओके। इसका जो मेन आपका बेनिफिशियरी है दैट इज मरीन, इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये 3 जो सेक्टर्स है इसके अंदर कवर्ड हैं, और ये 55 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। ताकि मेन हमारी कंट्री का कंसर्न क्या है, एम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश में, तो उसकी अपॉर्चुनिटी ये देगा। और जो फिश प्रोडक्शन है उसको 70 लाख टन तक लेके जाएगा, और फिशरीज एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके ऑलमोस्ट हमें 1 लाख करोड़ का फायदा देगा।
इसका जो इस स्कीम का जो रोल है वो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम में भी है। प्लीज, ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों? बिकॉज मत्स्य संपदा योजना जो है इस बार डिस्कस की गई है, और इस टाइप के रेवोल्यूशन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, ये जो है पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे मत्स्य संपदा योजना का रोल ब्लू रेवोल्यूशन में भी है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज पीएम केयर फंड। ये अभी इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर रहा है दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लूट अप मनी फ्रॉम द पीपल। आई डोंट नो वेयर इट्स बीइंग इन्वेस्टेड, दिस एंड दैट। इट हैज बीन सो मच इनटू द न्यूज दैट इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीएम केयर। ठीक है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, दिस स्टैंड फॉर योर केयर एंड दिस इज पीएम। ओके, पीएम केयर फंड। तो ऑलरेडी एक पहले पीएम एनआरएफ चल रहा था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो द थिंग इज दैट व्हाई हैज दिस बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज समथिंग लाइक दिस ऑलरेडी अवेलेबल, है ना? तो ये जो स्पेसिफिक फंड है पीएम केयर फंड, ये गवर्नमेंट ने ये कहा है, उन्होंने कोविड सिचुएशन के लिए ही बनाया है। ठीक है, और जो मेन कंट्रोवर्सी रही है वो ये रही है कि जो पीएम केयर फंड जो है दैट इज नॉट बीइंग ऑडिटेड बाय कैग। कैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन व्हेन इट कम्स टू एनी ऑडिटिंग। हमारे जो कंट्री के सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन है रिलेटेड टू फंडिंग एक्सेट्रा, इट इज बीइंग मैनेज बाय कैग। तो वो ऑडिट कर ही नहीं रहे, वो डायरेक्टली सिर्फ पीएम के अंडर है। तो दिस वाज द मेन कंसर्न ऑफ पीपल। अब देखो हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही तीन पॉइंट देखेंगे, और हम क्यों देख रहे हैं मैं आपको ये तीन पॉइंट डिस्कस करने के बाद बताऊंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसका काम क्या है? जो पहले पाकिस्तान से डिस्प्लेस हुए थे लोग, उनके लिए ये बनाया गया था। ओके, एंड जो फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह इनसे अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए था ये। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी को रिक्वायर्ड, जैसे हार्ट सर्जरीज एक्सेट्रा, उसके लिए था। एंड उसके अलावा कुछ एम्पैनल हॉस्पिटल्स वगैरह थे, उसके लिए ये सपोर्ट ऑफर करता था, जो पीएमएनआरएफ था। अब पीएम केयर जो फंड था ये रिलीज किया गया। इसका क्या काम था कि कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आए या फिर और कोई भी अलग टाइप की इमरजेंसी, इन द सेंस कोई भी मैन मेड या नेचुरल इमरजेंसी आए, वो इसके अंदर कवर थी। इसके अंदर आप देखो दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, है ना? ये सिर्फ पीएम केयर के अंदर है, और जो उसके अलावा कैलामिटी और अदर मैन मेड और नेचुरल डिस्ट्रेस दैट हैज बीन एडेड अप हियर। इसका जो मेन काम था दैट इज अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो भी हेल्थ केयर के लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे मेडिकेशन एक्सेट्रा। ऑल्सो दिस विल गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अदर एरियाज जहां पर रिक्वायर्ड हो, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि पीएम केयर के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर उन्हें कहीं डीम फिट होता है कि ओके दिस असिस्टेंस कैन बी गिवन टू दिस एरिया ऑल्सो, तो वो भी की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जब हम पीएम एनआरएफ की बात करते हैं, इसके अंदर आपकी सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन दैट इज फ्रॉम इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन वही एक्सेप्ट की जाती है। कोई भी बजटरी सोर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से आता है, वहां से कोई भी सपोर्ट इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहीं से एक्सेप्ट की जाती है, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं एक्सेप्ट किया जाता। इसमें एग्जेम्पशन है अंडर एफसीआरए कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एड अप की जा सकती है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स भी इसमें पैसे डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज 2011 में ही स्टार्ट हुई है, मतलब जो ये 1947 के बाद आया था ये वाला जो आपका फंड था पीएम एनआरएफ, जवाहरलाल नेहरू ने ये रिलीज किया था। लेकिन जो ये वाला फंड है इसमें 2011 में जाके ये चीज आई है। ये जैसे ही रिलीज हुआ है उसमें एफसीआरए के अंडर ये एक्सेप्ट कर सकता है डोनेशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन कंट्री से इन्वॉल्व है। ओके, अब पीएम एनआरएफ के अंडर क्या होता है दैट प्राइम मिनिस्टर इज द मेन चेयरमैन अंडर दिस। ओके, अगर हम पीएम केयर की बात करते हैं, इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कोर्स आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी इसमें एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं इस फंड के। ठीक है, और जो चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर, उनके पास एक पावर है कि वो कोई भी तीन ट्रस्टीज को नॉमिनेट कर सकते हैं। प्लीज ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना इस चीज को। ठीक है, तीन ट्रस्टीज को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो तीन ट्रस्टीज किस डायरेक्शन से होने चाहिए, कौन सी फील्ड से होने चाहिए? या तो रिसर्च से, या हेल्थ से, या साइंस से, या सोशल वर्क से, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलैंथ्रोपी। ठीक है, सिर्फ इधर से ही होने चाहिए और कहीं से नहीं। और जो ट्रस्टीज हैं, जो अपॉइंटेड ट्रस्टीज हैं, ये एक्चुअली अपनी फुल कैपेसिटी में इसमें काम कर सकते हैं।
ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाई वी डिस्कस सो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है मैटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकेंडली, ये जो फंड्स हैं ये काफी प्रोमिनेंट रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में. देयर आर चांसेस कि बिकॉज पीएम केयर फंड इस बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका और पीएम एनआरएफ का ये आपसे डिफरेंशिएशन पूछ ले किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे कि एक हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है, प्रोमिनेंटली शोन है कि आपका जो पीएम केयर है वो हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ये चीज इंक्लूडेड नहीं है, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है रिलेटेड टू हेल्थ. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सेकेंडली, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफेंस, फाइनेंस, वो भी आपके जो मिनिस्टर्स हैं इन्वॉल्व है, राइट. तो इस तरीके से दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू. अब पहले जो क्वेश्चन आया था दैट वाज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कौन सी बॉडी ऑपरेट करती है. वेरी easy question it is, right? Because we right now discuss that it has been taken care of by prime minister office. In the same way, they can even ask about pm care fund. Okay. Now I get a lot of comments in the comment section that where can I get the PDF of this material. So we have this current affair course for CDS to 2020. What you can get is that all the current affair PDF starting from your January onwards till whatever is important, everything has been included in it. Also the YouTube current affairs, the ones that are very important, we are adding the PDF of all of those into that course. Also, you will get 2 full-length current mock tests in this. Once you're done with the syllabus of all the current affairs, आप क्या करेंगे, आपके पास टेस्ट आता है प्रॉपर, इन द सेंस देयर इज अ टेस्ट पोर्टल दैट इज अवेलेबल. टेस्ट पोर्टल के थ्रू आप क्या करेंगे, यू विल गो एंड अटेम्प्ट, 2 सेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, 100 क्वेश्चंस ईच के. ठीक है, आप उनको जाके अटेम्प्ट करेंगे, आपको अपनी रैंक नजर आएगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं इवन आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दीज करंट अफेयर्स. एंड वॉट एवर वी इंक्लूड, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं रिलेटेड टू द कंटेंट, बिकॉज वी गेट वेरी स्पेसिफिक टू द एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर डिफेंस के नाम से आपको एफकैट सीडीएस सब इंटरमिक्स करके देंगे. इफ इट इज अ सीडीएस रिलेटेड थिंग, इट विल जस्ट हैव सीडीएस रिलेटेड मटेरियल. ओके. एंड देन वी ऑल्सो हैव द सीडीएस टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको फुल लेंथ जीएस के, ये सिर्फ आपके करंट के हैं, इसमें आपको फुल लेंथ 4 टेस्ट मिलेंगे जीएस के, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. आप इनको भी जाके कर सकते हो. 149 में आपको ये 4 टेस्ट मिलेंगे. इसके साथ साथ आपके मैंने जो 2 करंट अफेयर के टेस्ट हैं वो भी इंक्लूड करें इसके अंदर. टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 6 टेस्ट मिल जाएंगे इस 149 रुपीज में. आपको ये सब कहाँ मिलेगा, आप इनसाइट एसएसबी ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपका लिंक होगा. द नेक्स्ट विद अस इज ई-नैम प्लेटफॉर्म. ये भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है. ये लॉन्च किया गया था 2015 में एज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल, जो कि लिंक करता था एपीएमसी को. नाउ व्हाट इज एपीएमसी? एपीएमसी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज. ओके. अब जब हम मार्केट्स को इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू अ कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म, दैट इज योर ई-नैम प्लेटफॉर्म, तो इससे क्या होगा, जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है. जो अवेलेबिलिटी होगी क्वालिटी की, जो प्रोड्यूस है, जो क्वालिटी वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, राइट. बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी फॉर फार्मर्स. ओके. दे कैन ऑल्सो एक्सेस द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू द बायर्स थ्रू दिस. तो इससे ज्यादा फायदा किसको होगा, फार्मर्स को होगा. बिकॉज अभी क्या है, देयर आर लॉट ऑफ मिडिल मैन हु आर सिटिंग, एंड उसकी वजह से क्या होता है दैट दे अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट फार्मर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, और जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलता है. तो फार्मर्स जो है दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑल्सो जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो यहाँ से क्या होगा, ऑनलाइन एक्सेस होगा सीधा बायर्स का. वो जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री है चाहे वो फार्मर और ट्रेडर के बीच में, उस चीज को भी वो नलीफाई कर देगा. रियल टाइम प्राइसेस जो डिमांड और सप्लाई बेसिस पर है उनको वो मिलेंगे. अभी क्या होता है दैट दे बाय एट वेरी वेरी लो प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स, बट दे सेल इट ऑफ एट वेरी हाई प्राइसेस. 2 रुपए में लेके 10 रुपए में बेचते हैं. तो फायदा किसको होता है, यहाँ पे मिडिल मैन को हो रहा है, लेकिन फार्मर को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी रहेगी ऑक्शन प्रोसेस के अंदर, और जो क्वालिटी है प्रोड्यूस की वो भी काफी अच्छी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस दिए जाएंगे. ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल हो जाएगी, मार्केटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. तो जो मेन काम है ई-नैम पोर्टल का, ये सिर्फ इतना सा है दैट सब चीजों को पहली बार जितने मार्केट हमारी कंट्री में प्रेजेंट है उनको एक साथ कर देना. ठीक है. उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाना, और अच्छा प्रोड्यूस डेवलप करवाना, जो फार्मर्स है उनको भी थोड़ा फायदा हो, उस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम किसान. पीएम किसान दैट इज प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि. तो ये जो है 120 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है. प्लीज रिमेंबर कितना, 2 हेक्टेयर से कम है. उनको ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज पर ईयर दिए जाएंगे एज मिनिमम इनकम सपोर्ट. बस इतना याद रखो.
120 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल कौन से होंगे? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग होगी, उनको 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे, ठीक है, एज मिनिमम इनकम सपोर्ट। अब इसे इन डेप्थ देख लेते हैं एक बार। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, ये एक अश्योर्ड इनकम प्रोवाइड कर रहा है उन लैंड होल्डर्स को जिनके पास लैंड कंपेरेटिवली कम है, और 6,000 रुपए पर ईयर उनको दिया जाएगा। अब ये 6,000 किस तरीके से दिए जाएंगे? दिस विल बी गिवन दैट 2,000 रुपीज एवरी 4 मंथ दे विल बी गिवन, तो 3 बार मिलेंगे, राइट? तो इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। और पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी गई है ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पीएम किसान, जिसके थ्रू जो फार्मर्स अपना स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, और अपनी जितनी भी करेक्शन है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे क्रेडिट्स की हिस्ट्री हो, उसको भी वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नगर वन स्कीम। नगर वन स्कीम जो है, दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कब इंट्रोड्यूस, देखो 5 जून क्या होता है, प्लीज आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 200 नगर वन जो है वो अक्रॉस द कंट्री 5 साल के अंदर डेवलप करने हैं। और ये कौन सी सिटीज है जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर म्युनिसिपैलिटीज हैं? बाय इन्वॉल्विंग, किस किस को इन्वॉल्व करेंगे? लोकल कम्युनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, एनजीओ एटसेट्रा, इन सबको यूटिलाइज करते हुए, इन सब चीजों को यूटिलाइज करते हुए जो सिटीज हैं जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज हैं, उसमें उन्हें 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करने हैं विद इन द 5 years। जो मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट शुड बी क्रिएटेड हर सिटी के अंदर। हर सिटी के अंदर आपका एटलीस्ट 20 हेक्टेयर जो है वो होना ही चाहिए फॉरेस्ट कवर के अंडर, ठीक है। द स्कीम हैज बीन पेड बाय कैंपा, दैट इज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। और ये जो है इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला है? व्हाट इज द रोल मॉडल फॉर द सेम? जो वारजे अर्बन फॉरेस्ट है पुणे के अंदर, दैट इज द मेन मॉडल, द रोल मॉडल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो आपको याद रखना है 200 नगर वन जो है वो बनाने हैं 5 साल के अंदर अंदर। कौन कौन सी सिटीज इंक्लूडेड है? जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिनके पास, या म्युनिसिपैलिटीज हैं, और मिनिमम हर सिटी के अंदर 20 हेक्टेयर तक आपका फॉरेस्ट कवर होना ही होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अप्रूव किया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग 400 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। किस चीज के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे? ताकि हम एक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके 2 चीजों के लिए, that is defense as well as aerospace manufacturing. How is it actually going to help us? It will help our domestic defense industry, because for now we don't have any testing infrastructure, ठीक है? That is a main concern when it comes to Indian manufacturing, be it defense or the aerospace manufacturing, okay? अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो किस तरीके से करी जाएगी? प्रोजेक्ट फंडिंग जो आएगी, दैट विल कम इन 2 ways। वन विल बी ग्रांट इन एड, ठीक है, ये होगी ऑलमोस्ट 75%, और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दूसरा जो है दैट विल बी एसपीवी। एसपीवी स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसमें क्या है कि ये 25% जो आपका ग्रांट है वो प्रोवाइड करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी। एंड ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि या तो प्राइवेट एंटिटीज हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। बी क्लियर विद द फंडिंग पार्ट कि ग्रांट इन एड जो है दैट विल बी 75% एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आपका 25% रह जाता है दैट विल बी प्रोवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, बीट प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो गाइज, इसके साथ हमारा जो पार्ट 1 है फॉर योजना वो कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में मैंने आपका क्या इंक्लूड करा है? जितनी भी करंट ओरिएंटेड स्कीम्स है जिसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं आने के, वो मैंने इंक्लूड करी है। इसके अलावा कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं हर मिनिस्ट्री की या यूनियन गवर्नमेंट की, तो वो काफी प्रोमिनेंट है। वो शायद 15 या 20 साल पहले भी इंट्रोड्यूस हुई हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मैं क्या करूंगी, आपकी पार्ट 2 में कवर करूंगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इफ यू वांट कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाए जो डायरेक्टली योजना से आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग स्मार्ट। वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑफ मटेरियल, उसका यूटिलाइज करो उसे अच्छे से, एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर द सीडीएसई एग्जामिनेशन दिस टाइम।